चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान से जंग में अमेरिका को सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं है, यानी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम एक एक करके धराशायी हो रही है। पहले कई आर्मी ऑफिसर्स गए और अब मंत्री भी ट्रंप कैबिनेट से बाहर किए जा रहे हैं। और ये सब ईरान से हार का असर है, डील ना करा पाने का असर है, ईरान पर दबाव ना करा पाने का साइड इफेक्ट है। खबर है कि ट्रंप जेडी वेंस को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप की टीम से एक और विकेट डाउन? अमेरिकी राजनीति में इस वक्त एक साथ 3 ड्रामे चल रहे हैं। पहला ईरान की जंग, दूसरा ट्रंप के दरबार में छटनी का सिलसिला, यानी कि ट्रंप के टीम में 2 फाड़ फूट, और तीसरा 2028 राष्ट्रपति पद के लिए वेंस बनाम रूबियो की अंदरूनी जंग। और इन तीनों का केंद्र है एक ही सवाल, जेडी वेंस का भविष्य क्या है? खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि वो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के मामले में दार्शनिक रूप से थोड़े अलग हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद जाने के प्रति कम उत्साही थे, लेकिन यह महज दार्शनिक मतभेद नहीं था। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने खुलासा किया कि वेंस ने जंग से पहले की बैठकों में ईरान ऑपरेशन का सक्रिय रूप से विरोध किया था। जेडी वेंस संशयवादी सफलताओं को लेकर चिंतित और जंग के विरोधी थे, और ट्रंप को ये रवैया ठीक नहीं लगा। हालांकि हकीकत, असली बात यही है कि जेडी वेंस सही लाइन पर थे और वो कह रहे थे कि ईरान पर हमला करना कोई समझदारी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि शायद जेडी वेंस ने पूरी तैयारी नहीं की, क्योंकि जेडी वेंस कभी भी इस जंग के फेवर में नहीं थे, वो जंग के विरोध में जा रहे थे। और अब खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कभी भी निपटा सकते हैं, यानी कि अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, किक आउट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आई, वेंस ने एक बार कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है तो उसे बड़े और तेज तरीके से करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर वेंस ने खुद को ट्रंप के साथ खड़ा दिखाया। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ खड़े होकर वेंस ने कहा कि वो ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं और इस बात से सहमत है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे खबर यह आई कि वेंस जंग चाहते ही नहीं। और यही नहीं, इसी बात को लेकर जेडी वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी उलझे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल जेडी वेंस के खिलाफ बहुत चालाक रणनीति से चल रहा है और इजराइल किसी भी कीमत पर चाहता है कि जेडी वेंस को ट्रंप की कैबिनेट से निकाला जाए, क्योंकि जेडी वेंस डील के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि ईरान से लड़ाई ना हो और अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। लेकिन इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, खासकर ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन ये लड़ाई बंद हुई उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में भ्रष्टाचार के मामले का सामना करना पड़ेगा, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हो सकता है जेल जाने की नौबत भी आ जाए। और इसलिए वो वेंस के पीछे पड़े हैं और इसलिए ट्रंप भी वेंस के पीछे पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वेंस की रणनीति बेहद चालाक है। ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए वो सार्वजनिक रूप से वफादारी दिखाते तो हैं, लेकिन साथ ही विश्वस्त पत्रकारों को लीक के जरिए चुपचाप जंग विरोधी संदेश देते रहते हैं। दोनों काम करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस 2028 भी देख रहे हैं। अगर जंग अच्छी तरह खत्म होती है तो रूबियो को राजनीतिक फायदा मिलेगा, इसलिए वेंस चुपचाप जंग के असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये वही रणनीति है जो डेमोक्रेट्स ने 2003 में इराक जंग के वक्त अपनाई थी। रिपब्लिकन रणनीतिकार जिम मेरिल ने कहा कि ईरान 2028 में उसी तरह विभाजन का मुद्दा बनेगा जैसे इराक जंग 2004 और 2008 में डेमोक्रेट्स के लिए बनी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान जंग के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपनों पर गाज गिराते रहे हैं। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे, ये हैं तुलसी गबार्ड, खुफिया प्रमुख, लेकिन इन्हें बाहर कर दिया गया। 18 खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, कामकाज की निगरानी और समन्वय करना। तुलसी गबार्ड ने मई 2026 में इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर वो पद छोड़ देंगी, अभी नोटिस पीरियड पे चल रही हैं। लेकिन थी खासम खास, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत करीबी। एक और आप आ जाइए, जॉन फेलन, नौसेना सचिव। ये एक सिविलियन पद होता है, सैन्य नहीं है। यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर काम करता है। नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जहाजों की खरीद, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तय करते हैं।
इनको भी किक आउट कर दिया गया। अब आ जाइए रैंडी जॉर्ज पे, जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी, ऑपरेशन की रणनीति, हर चीज पर काम करते हैं। सरकार को सैन्य सलाह देना। CQ ब्राउन, एयर फोर्स चीफ, यूएस एयरफोर्स के प्रमुख। हवाई हमले, एयर डिफेंस की जिम्मेदारी, ड्रोन ऑपरेशन, स्पेस आधारित सिस्टम की जिम्मेदारी। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीजा फ्रॉन्चेटी, नेवी के टॉप एडमिरल, नौसेना के ऑपरेशनल हेड, समुद्री युद्ध, जहाजों की तैनाती, ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। लिंडा फेगन, कोस्ट गार्ड प्रमुख, समुद्री सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी। युद्ध के समय यह भी रक्षा तंत्र का हिस्सा बन जाता है। जेफरी क्रूज, इंटेलिजेंस प्रमुख, दुश्मन की जानकारी जुटाना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी जानकारी इकट्ठा करना। युद्ध के समय इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूं सब के सब बाहर कर दिए गए, और वो भी लड़ाई के दरमियान। सैन्य के टॉप वकील, सेना के कानूनी सलाहकार, युद्ध के नियम, सैनिकों के अधिकार, कोर्ट मार्शल मामलों को संभालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर नजर रखते हैं। इन वकीलों को भी बाहर कर दिया गया। तो अमेरिका में चल क्या रहा है? जंग तो वैसे भी नहीं जीत पा रहे। ईरान पर हमले की रात फ्लोरिडा में करीब 25 जीओपी दानदाताओं और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। ट्रंप ने खुद पूछ लिया 2028 के लिए कौन सही है, रूबियो या वेंस। उस मीटिंग में लगभग सबका जवाब सर्वसम्मत था और सभी ने मार्को रूबियो का ही नाम लिया। रूबियो ने अमेरिका फर्स्ट को पुनर्परिभाषित करते हुए खुद को एक मजबूत, आक्रामक और विदेश नीति के पैरोकार के तौर पर पेश किया। वो ट्रंप की हर सैन्य कार्रवाई के सूत्रधार बने रहे। एक के बाद एक सैन्य हमलों में उनकी छाप रही। ट्रंप ने दोनों की तारीफ करते हुए वेंस को शानदार और रूबियो को उनका सबसे अच्छा दोस्त बताया। लेकिन अंदर खाने जेडी वेंस और रूबियो के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों में नहीं बनती। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर ईरान से डील हो गई तो इसका क्रेडिट मुझे जाएगा, और अगर डील नहीं होती है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट वेंस को जाएगा। यानी मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को दबोच लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नेतन्याहू के साथ जेडी वेंस की झड़प हो चुकी है। ऐसे में जेडी वेंस का अमेरिका की सत्ता में रहना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। 22 मई 2026 को तुलसी गबार्ड ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से इस्तीफा दे दिया। वो ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाली चौथी कैबिनेट सदस्य बने। लेकिन असली कहानी तो कुछ और थी। इस्तीफे से पहले आई रिपोर्ट की ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों से पूछा कि क्या गबार्ड को हटाया जाना चाहिए। यह तब हुआ जब गबार्ड ईरान जंग की आलोचना करने वाले जो केंट की निंदा करने में विफल रहे। जो केंट पहले ही रिजाइन कर चुके थे एनसीटीसी चीफ, यह कहकर कि ईरान से कोई खतरा नहीं था, जानबूझकर हमला किया गया और मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं इस वॉर क्राइम का हिस्सा नहीं बन सकता। और तुलसी गबार्ड ने जो केंट की निंदा नहीं की, यानी एक तरह से मौन समर्थन दे दिया। इस्तीफे से पहले महीनों में गबार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों से बार बार बाहर रखा गया। यानी पद पर तो थी लेकिन हाशिए पर धकेल दी गई थी। मैसेज क्लियर था कि आप रिजाइन कर दो, और यही ट्रंप का तरीका माना जाता है। यानी अमेरिका को हासिल तो कुछ नहीं हुआ ईरान पर जंग से। पहली बात वो हारे, और दूसरी बात घर में भी उथल पुथल, और तीसरी बात 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में भी फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।